इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने जो स्टडी किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिगर और मार्कसटेन जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प किया था, किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, जिसमें बहुत मेहनत किए थे ये लोग दो साइंटिस्ट। ठीक है ना, मैंने बताया था, इनको मत भूलिएगा, इनको याद रखिएगा आप लोग हमेशा। आज हेडिंग लगाएंगे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है क्या क्या एक्सप्लेन किया है ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कल बता दिए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो हमने कल डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान रखना है वो डायग्राम। अल्फा पार्टिकल्स किस तरह से अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे, और जो सीधा जा रहा था वो एक गैप तक, एक डिस्टेंस तक जा रहे थे। ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना। ये जो गैप है ये क्या था, आर नॉट, इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहां से ये जो गैप है न्यूक्लियस से, यह इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी, न्यूक्लियस से उस अल्फा पार्टिकल के डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगी। और अल्फा पार्टिकल जिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचेगा, लीस्ट डिस्टेंस न्यूक्लियस तक, वो उसकी रेडियस कहलाएगी। आगे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स किसी एंगल पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, जो हमने कल ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ये जो सीधा चले जाते हैं ये बताते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है एटम का वो कैसा है, एम्प्टी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे ईच एटम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ईच एटम कंसिस्ट ऑफ, लिखते चलेंगे स्मॉल सेंट्रल कोर, स्मॉल सेंट्रल कोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। तो जो एक छोटा सा स्मॉल कोर है, सेंट्रल पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम इन विच इंटायर, न्यूक्लियस ऑफ एटम इन विच entire mass and positive charge, entire mass and positive charge to be concentrated। तो उसी होल पार्ट पे उसका इंटायर मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एक छोटा सा पार्ट है उसी पार्ट पे
दूसरा द साइज ऑफ न्यूक्लियस, कितना है इसका? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी मीटर इसका साइज होता है, which is very small than that of atom, which is very small than that of एटम साइज। एटम साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर से बहुत छोटा होता है किसका साइज? न्यूक्लियस का साइज, ठीक है ना। न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम surrounded by a suitable number of electron suitable number of electron in such a way that total negative charge of electron is equal to total negative charge of electron is equal to total charge of proton। charge of proton, total charge of proton hence atom electrically neutral। इस तरह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पूरी तरह से एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, क्योंकि बहुत सारा स्पेस होता है इसमें। इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट, इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट, इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट just as planet revolve around the sun, just as planet revolve around the sun, जिस प्रकार से प्लैनेट सन के चारों रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है जैसे प्लैनेट बैलेंस होते हैं। ठीक है, सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
the force of attraction between electron and nucleus balanced by the centrifugal force. Balanced by the centrifugal force. Electron revolve around the nucleus in various circular orbit, just as planet revolve around the sun, so that the force of attraction between electron and nucleus balanced by the centrifugal force. Centrifugal force के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा आपने, दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। एक सेंटर की ओर लगता है, सेंटर से बाहर की ओर लगता है, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट हो गए हमारे। सो दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमें कौन से मिला है, क्या मिला है? ईच एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल कोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एटम इन विच इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड। इसी एक कोर मिला है, छोटा सा पार्ट, जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी एटम टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। इसमें एक चार्ज भी मिला है, पॉजिटिव चार्ज। कल बताया था कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे थे और 180 पे कुछ पार्टिकल्स मिलियन में एक रिटर्न आ रहा था, कुछ पार्टिकल्स 1 in 8000 स्कैटर्ड हो रहे थे, ठीक है ना। मिलियन में कोई पार्टिकल रिटर्न आ रहा था। रिटर्न आने का मतलब सीधा सा है कि वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। यही बात तो रदरफोर्ड के लिए बहुत अच्छी निकली, जो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल लौट आए, यही बात उनको बहुत खुशी दे रही थी। दिन रात सोए नहीं थे, कल बताया था आपको, ठीक है ना। और बाकी साइज, ये सारी चीजें हम अभी प्रूव करेंगे यहाँ से। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जितनी डिस्टेंस तक ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको फाइंड करेंगे अभी, इसी से रेडियस फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अल्फा पार्टिकल की जितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, जब यहां से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते यहां पे जाके रुक गई, मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। यहाँ पे जहां तक ये गया है, रुक गया, लौटा, तो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गई कहां? पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहां चली गई? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको प्रूव करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आज हम साइज ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? चलिए, ये सब लिख लिया आपने, इधर हटा देते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट
अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, APPROACH, ये R है। क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस हो गई। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ध्यान से देखिए। मैं लिख सकता हूं यहां पे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिख रहा है क्या यहां पे? तो हम लिख सकते हैं द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे? द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल, अप टू विच अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है यहाँ पे, कैन रीच, इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। कैन रीच इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। Closest approach, it is denoted by R naught. It is denoted by R naught. ठीक है, it is called radius of न्यूक्लियस। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है ना, क्या है? न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियस की रेडियस है। तो यहां पे क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल कैन रीच। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वह लीस्ट डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है वही डिस्टेंस कहलाती है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट मतलब जितना क्लोज न्यूक्लियस के पहुंच जाए वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? क्लोजेस्ट अप्रोच। जिस समय ये पार्टिकल वहां पहुंचेगा उस समय उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और जब चलेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियस किसका है? ये किसी एटम का है। कौन सा एटम लिया हमने? गोल्ड, गोल्ड फॉयल लिया था। ये कौन सा एटम लिया है? गोल्ड फॉयल लिया था। ध्यान रखिए, उसका न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर है, वो Z है। एटॉमिक नंबर Z है, मैं मानता हूं। और अल्फा पार्टिकल जो है इसका एटॉमिक नंबर, ये हीलियम एटम है, 2E और उसका Ze। इसका चार्ज कितना होगा? एटॉमिक नंबर यदि Z है तो चार्ज Ze हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो चार्ज 2E हो जाएगा। तो उसकी बात अब करेंगे आगे। ध्यान रखना है कौन सी चीज कहां से आएगी। लेट अल्फा पार्टिकल हैविंग मास, यहां से देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करने जा रहे हैं, यही रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं
let alpha particle having mass, alpha particle having mass स्मॉल m, ठीक है, जो यदि एटॉमिक मास पूछा जाए तो 4 होता है, उसका हमें अभी यूज नहीं है। चार्ज कितना है इस पे, एंड चार्ज प्लस 2e, चार्ज कितना है इसका, एंड चार्ज प्लस 2e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम होता है। कल मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम, तो यदि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, एटॉमिक नंबर 2 की तरह, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 2e, क्यों बराबर यानी आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा है, चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू Ne, तो यहाँ 2 इंटू e, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो गया, 2e, ठीक है ना। ऐसे ही चार्ज ऑफ एटम निकालेंगे फिर, तो कितना आ गया, इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस विथ वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से यदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर मूव कर रहा है, जिसका मास स्मॉल m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलिए कितना लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हाफ m p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, हाफ m p स्क्वायर। अब होगा क्या, ये जब आगे की ओर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हेन अल्फा पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आगे लिखें, यहां तक लिख लिया आपने, डेफिनेशन पूरी लिख लें। अब हम लोग रेडियस फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना आपको, क्या फाइंड कर रहे हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितने आर्डर की होगी, क्या आर्डर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का क्या आर्डर है, 10⁻⁻15 मीटर, वो यहां से आपको प्रूव हो जाएगा आज, ठीक है। यहां तक लिख लिया, ये ऊपर हटा दें, कोई लाइन ऐसी जो समझ ना आई हो। अल्फा पार्टिकल मैंने कल भी बताया था, ध्यान रखना आपको, अल्फा पार्टिकल के लिए आपको हीलियम एटम याद रखना है। कौन सा एटम, हीलियम एटम, जिसका चार्ज कितना है, जिसका चार्ज 2e है, 2e इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आगे फिर हम दूसरा एटम देखेंगे, गोल्ड एटम, उसका भी लिखेंगे, लेकिन पहले अब क्या हो रहा है, हमने क्या लिख दिया, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, व्हेन अल्फा पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस of atom, then its kinetic energy converted into potential energy, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताइए, चार्ज, दो चार्ज है ना यहाँ पे, एक अल्फा पार्टिकल चार्ज है, इसको हम ऐसा बनाए
यहां पे एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा न्यूक्लियस है। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। दिमाग से समझे इसको। यहां क्या है? अल्फा पार्टिकल है और यहां क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन, जो किसका एटम है? किसका एटम है? गोल्ड का, गोल्ड फाइल। यदि इसका एटॉमिक नंबर Z है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? ZE। कितना हो जाएगा? ZE। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? इसको Q1 ले लें तो 2E इस पे चार्ज होगा और इस पे चार्ज कितना होगा? ZE। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिए, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि चार्ज के कारण है यहां। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा K Q1 Q2 बाई R। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है K Q1 Q2 बाई R। ठीक है। R, अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो R0 है। ध्यान से देखें, ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? R0। ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दो कि आपको पता है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या रखोगे? ट्वाइस ऑफ E। Q2 की वैल्यू क्या रखोगे? Z ऑफ E बाई R0। ठीक है, समझ आया क्या? अब क्या होगा? ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे? मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, potential energy increases when alpha particle move toward the nucleus. So both the energy are conserved. That means both energy are equal. ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। नीचे तरफ ये नीचे हो गया ना, तो यहाँ मिटा देता हूँ। दोनों एनर्जी को अब इक्वल कर देता हूँ और एक बढ़िया सा रिलेशन फाइंड करेंगे। एक चीज याद रखना है, इसकी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है ना, इसकी यूज हम आगे करेंगे क्योंकि ये यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, बिस्मथ एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही अल्फा पार्टिकल होते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दें। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना है? दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी K में रखना हो तो K में रख दीजिए, K इंटू 2ZE 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाई R0। K में रखना है तो K में सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? K है। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया, कितना बन जाएगा ये? 1/2 mv² इक्वल टू K इंटू ट्वाइस ऑफ ZE² डिवाइडेड बाई R0। सही है, यहां से R0 निकाल लें तो R0 कितना आएगा?
आर नॉट इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बी स्क्वायर। आर नॉट को यहां कर दिया, एम बी स्क्वायर नीचे चला गया, 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया। आर नॉट इक्वल टू 4k जेड ई स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर। सही लिखा आपने, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है इस तरह से आर नॉट का फार्मूला हो गया। इसमें यदि हम ये पूरा टर्म नीचे ले जाएं, ध्यान से देखिए, ये पूरा टर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यदि पूरा टर्म ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम बी स्क्वायर। पूरा टर्म ले जाओ, आर नॉट को यहां ले जाओ, पूरा टर्म यहां कर दो। और मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई के अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, के अल्फा। ऐसा भी लिख दो। समझ आ रहा है क्या? तो आर नॉट का फार्मूला क्या मिला आपको? आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के अल्फा, वेयर के अल्फा इक्वल टू, के अल्फा कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर। के अल्फा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। के अल्फा क्या है? के अल्फा क्या है? इधर लिखता हूं, के अल्फा का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसकी वैल्यू होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है एक्चुअल में वो कितनी है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया क्या? ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इस एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ता है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आगे की ओर बढ़ता है। समझ आया क्या? तो ये हमारा एक्चुअल फार्मूला हो गया। सो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। फार्मूला क्या मिला? 2k जेड ई स्क्वायर बाई के अल्फा। क्लियर है? जहां जेड एटॉमिक नंबर है, के आपका पता है। अब यदि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले हम तो हमें इन सब की वैल्यू रखना है। के भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जेड भी है, ई भी है, के अल्फा भी, सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है? के अल्फा की वैल्यू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 पावर 6। मेगा मतलब कितना होता है? 10 पावर 6। तो इसकी वैल्यू यदि आप लिखना चाहें तो 5 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बचा अब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी चेंज कर लो। 5 इंटू 10 पावर 6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल। क्या हो गया? जूल। तो ये आ गई आपकी के अल्फा की वैल्यू। फॉर गोल्ड एटम, गोल्ड एटम के लिए जेड कितना होता है गोल्ड का? 79। हमने गोल्ड फॉइल लिया था, आपको याद है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। मतलब हमने जो एटम लिया था वो गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड का एटम लिया था। तो यहां जेड की जगह पे क्या रखेंगे? 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। याद रखिएगा, जेड इक्वल टू 79। ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए
K इक्वल टू कितना है 1/4 जिसकी वैल्यू आपको याद है 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या होगी क्योंकि गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कुछ चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सारी वैल्यू मिल गई आपको। अब फार्मूला पे रख दें और न्यूमेरिकल वैल्यू इसको नीचे मिटा दें। क्या ये पूरा लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया है? ठीक है। अब हम R0 इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे 2kZe² k अल्फा 2kZe²/अल्फा। तो ट्वाइस ऑफ k की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁹ 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ z की वैल्यू कितना रखेंगे 79। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई k अल्फा कितना है 5 मेगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19। तो एक 1.6 10⁻⁻19 और एक यहां से कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा ना। तो R0 इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻6। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद डिवाइड कर लें। तो ये आ जाएगा 4.6 10⁻14 मीटर 4.6 10⁻14 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.6 10⁻14 मीटर। 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, नीचे वाले से पावर बढ़ जाएगा 46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो जाएगा। सही है। 46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। इसका ऑर्डर क्या है 10⁻15 मीटर। यहां से प्रूव हो जाता है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितना है 10⁻15 मीटर का। ये प्रूफ हो गया आपका। समझ आया सभी को? तो यहां से पॉइंट लिखेंगे क्या, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर और 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। इस ऑर्डर का आपको मिल गया है। ठीक है ना। ऑर्डर में न्यूमेरिकल में 46 है, ऑर्डर में ये है। पूरा नोट डाउन कर लें। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज याद रखना। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ½mv² must be equal to potential energy between nucleus of atom and alpha particle। क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ एटम में, एटम के न्यूक्लियस में एक चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। तो यहाँ दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसलिए रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। समझ आया? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करता रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा।
सेंटर से बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके एक निश्चित ऑर्बिट में जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व करते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया आज? न्यूक्लियस की रेडियस। कौन कौन से दो फैक्टर हमने यूज किए हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। समझ आया? तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, K(Q1Q2/R), ठीक है, और R स्क्वायर कर दें तो फोर्स बन जाता है, ठीक है। बाकी कल करेंगे। थैंक यू।